हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आरआरबी पैरा मेडिकल की न्यू वैकेंसीज आउट हो गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो 400 प्लस आपको जहां पे वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। और इसके लिए आपको अगर ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, सिलेक्शन अगर आपकी हो जाती है इसमें, तो सैलरी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे आपको पता होगा अभी 8th पे कमीशन जो है वो लागू होने वाला है, तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को देखने को मिलेगी। तो 400 प्लस आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली हैं, आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं है, ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी रहने वाली हैं। इसमें आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, कि आपकी सैलरी रहेगी, कि आपका सिलेबस रहेगा, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कब से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। हर एक पोस्ट की मैं आपको क्वालिफिकेशन डिटेल बताऊंगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तब भी अगर आपका क्वालिफिकेशन के रिलेटेड अगर डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी मैं जो ऑफिशियल आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो जे रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है। ऑफिशियल जो इनकी नोटिफिकेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई थी। लेकिन मैंने आपके लिए जो नोटिफिकेशन लाई है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके लिए जो ज़रूरी रहने वाले हैं, जो आपको पता होने चाहिए, वो सभी आपको इस PDF में मिलने वाले हैं। तो जहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं, तो नोटिफिकेशन नंबर आपकी रहने वाली हैं 03/2025। देन उसके बाद हम बात करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि रिक्रूटमेंट आपकी जो करवाई जा रही है, ये आपकी पैरा मेडिकल कैटेगरी की ये आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। उसके बाद जहाँ पे इन्होंने बताया है, जैसे आपका जो पेज नंबर है 1 पे, जहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, तो ये आप स्किप कर सकते हो। जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपका जो नोटिफिकेशन आया था, ये 26/7/2025 को आया था। उसके बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी फिल हो रहे हैं। जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो आपकी रहने वाली है 8 सितंबर 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आपकी फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रहने वाली है 10 सितंबर 2025। तो अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है। 8 सितंबर 2025 को आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई भी आप मिस्टेक कर देते हो, तो आपकी करेक्शन विंडो भी जो है वो ओपन होगी 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में। आप कोई भी अगर फॉर्म में आप मिस्टेक करते हो तो वो भी आप जहाँ पे ठीक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे कौन कौन सी जहाँ पे वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ़ कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो जहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज हैं, इसके लिए पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो 44,900 रहने वाली है। इस पे अलाउंसेस वगैरह लगा के आपकी 80 to 85,000 सैलरी बनने वाली है। और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद यही सैलरी आपकी 1 लाख जो है आराम से क्रॉस करने वाली है। इसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जहाँ पे इन्होंने C1 बताया है। और अगर हम एज की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो आपकी पोस्ट है, इसमें आपकी जो एज है वो 20 ईयर से लेके 40 ईयर तक होनी चाहिए। और आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 01/01/2026 से आपकी जो है एज काउंट की जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी 272 वैकेंसीज जो हैं वो रहने वाली हैं। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें हम, तो पे लेवल जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे रहने वाली है 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका V1 रहने वाला है। एंड एज आपकी इसके लिए होनी चाहिए 20 to 33 ईयर के अंडर आपकी एज अगर है तो आप इन वैकेंसीज की अप्लाई कर सकते हो। 4 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज जहाँ पे रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपकी जहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की। इसके लिए आपका C1 जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 18 to
3 ईयर तक अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पे 33 रहने वाली है। जहाँ पे इन्होंने बेसिक पे बताई है आपकी हर पोस्ट की कितनी कितनी रहने वाली है, तो जहाँ पे आप जो अपनी बेसिक पे देख सकते हो। उसके बाद जहाँ पे फार्मासिस्ट की जहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली हैं, सैलरी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे C2 का जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपकी एज जो है वो 20 ईयर से लेकर 35 ईयर तक रहने वाली है। और आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए 105 रहने वाली हैं। उसके बाद रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी 4 रहने वाली हैं। और आपकी एज जो होनी चाहिए वो 19 से लेके 33 ईयर के बीच में होनी चाहिए। ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है, पे लेवल आपकी जो बेसिक है 25,500 से आपकी जो है जे आपकी बेसिक पे रहने वाली है। इसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह लगा के आपकी यही सैलरी 60,000 प्लस जो है वो बनने वाली है। C1 का आपका जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जहाँ पे इन्होंने रखा है, और 18 to 33 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 रहने वाली हैं ECG टेक्नीशियन की। लास्ट जहाँ पे जो पोस्ट है आपकी वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की, और नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 12 रहने वाली हैं। एज अगर आप 18 से लेकर 33 तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। एंड आपको सैलरी जो बेसिक मिलेगी इसके लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 21,700 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। इस पे अलाउंसेस वगैरह लगा के यही सैलरी आपकी 45,000 प्लस बनने वाली है। और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद यही सैलरी जो है वो आपकी 70,000 प्लस जो है वो क्रॉस करने वाली है आराम से। और टोटल इन सभी वैकेंसीज को मिला के अगर हम देखें तो 434 नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पे रहने वाली हैं। ये जो आपकी सभी पोस्ट हैं 434, ये आपकी RR वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल में इनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसीज को। और जो एनेक्सर B में इन्होंने बताया है ये सभी मैं आपको बता दूंगा। और जोन वाइज इन्होंने वैकेंसी जहाँ पे बताई हैं, जैसे आपके जोन में अगर वैकेंसी नहीं होगी तो आप अनदर किसी जोन में भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे आपका इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड बताया है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका V1 यहाँ पे है, फिजिकल आप फिट होने चाहिए। एंड आपकी जहाँ पे विज़न के रिलेटेड जहाँ पे इन्होंने बताया है जो आपका डिस्टेंस विज़न है 6/9 एंड 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D। तो अगर आपको ग्लासेस लगे हैं तो ये जहाँ पे आपके लिए रहने वाला है, ये आप अच्छे से जहाँ पे रीड कर लो। तो उसके बाद जहाँ पे हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट जहाँ पे क्या रहने वाली है। तो जहाँ पे आपकी जो एज काउंट होगी वो मैंने आपको बताया था 01/01/2026 से आपकी जो है वो एज काउंट होने वाली है। और जहाँ पे इन्होंने एज ग्रुप बताए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी जो है एज बताई है 18 से लेके 33 साल रहने वाली है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से लेके 40 साल रहने वाली है, वो आप पीछे मैंने आपको बताया था, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे जो आपकी 18 से लेके 33 साल तक जहाँ पे जिस पोस्ट के लिए एज आपकी बताई गई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 02/01/1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए एंड 01/01/2008 से बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिंपल मैं आपको समझाऊं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जनरल कैटेगरी की 02/01/1993 और 01/01/2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये जो आपकी पोस्ट होगी जिसके लिए आपका एज क्राइटेरिया बताया गया है 18 to 33, तो इसके लिए आपकी ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हो तो आपकी ये जो है वो आपकी एज क्राइटेरिया जहाँ पे रहने वाला है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 02/01/1990 और 01/01/2008 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपकी डेट ऑफ आपको जहाँ से काउंट करनी है, आपकी डेट ऑफ 02/01/1988 से लेके आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 01/01/2008 के बीच में है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे हर पोस्ट के लिए जैसे अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे रहने वाली है। तो आई होप जो मैंने आपको सारी डिटेल जहाँ पे बता दी है कैसे आपने अपनी एज काउंट करनी है। अगर आपको अब भी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दी है, SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर की है, OBC के लिए 3 ईयर की रहने वाली है। जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग है तो ये जहाँ पे आप रीड कर सकते हो। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए होगी तब भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से एंड EWS कैटेगरी से हैं उनकी जहाँ पे 500 फीस रहने वाली है।
और जब आप अपना CVT एग्ज़ाम देने जाओगे उसके बाद आपको 400 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो जहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। जब भी आप रेलवे का कोई भी फॉर्म फिल करवाने साइबर कैफ़े में जाते हो तो वहाँ पे जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल मांगते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी ही डिटेल देना, क्योंकि जब आपको ये 400 रुपीज़ जो होंगे आपको रिफ़ंड किए जाते हैं CVT एग्ज़ाम के बाद। अगर आप अपनी बैंक डिटेल वहाँ पे नहीं दोगे साइबर कैफ़े वाले की, अगर आप वहाँ पे बैंक डिटेल दे दोगे तो ये जो 400 रुपीज़ हैं ये आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, ये साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में आएंगे। तो आपको वहाँ पे अपनी बैंक जो है वो डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं, लेकिन जब भी आप CVT एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपको 2-3-4 मंथ के बाद आपको 400 रुपीज़ जो हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर जितने भी ये कैंडिडेट हैं इनको 250 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और जब आप अपना CVT एग्ज़ाम दोगे तो आपको 250 का 250 ही रिफ़ंड जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रिफ़ंड उन्हीं को फ़ीस पेमेंट की जाएगी अगर आप CVT एग्ज़ाम देने जाओगे। तो अगर आप CVT एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो ये फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। देन जहाँ पे हम बात करेंगे आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो जहाँ पे इन्होंने बताया है ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दी RRB इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट। तो जहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप किसी भी RRB से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपका CVT एग्ज़ाम होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊँ आपका CVT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड आपका नॉर्मल सा जो है मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जहाँ पे जो आपका CVT एग्ज़ाम होगा इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपके 100 जहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। और जो PW कैंडिडेट होंगे इनको जहाँ पे 120 मिनट्स दिए जाएंगे और क्वेश्चन आपके जो हैं वो इनके लिए भी 100 ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज बताया है कितने क्वेश्चन आपके होंगे एंड कितने मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आपका प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट है, तो इसके लिए आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 70 रहने वाले हैं एंड 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपके 70 हैं तो 70 ही जहाँ पे इसके लिए मार्क्स आपके रहने वाले हैं। उसके लिए आपकी जहाँ पे जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। उसके लिए आपकी जहाँ पे जनरल अर्थमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 10 क्वेश्चन होंगे आपके 10 ही मार्क्स के। उसके बाद जनरल साइंस होगी आपकी 10 क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे एंड टोटल मार्क्स आपके इसके लिए भी 100 ही होंगे। उसके बाद जहाँ पे इन्होंने बताया है आपका CVT एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देन जहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके जो मिनिमम मार्क्स हैं जैसे UR EWS कैटेगरी के 40% होने चाहिए, OBC एंड SC के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए, ST के लिए 25% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, लेकिन कट ऑफ आपका इससे बहुत ज़्यादा ही जाएगा। ये जहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट बताई हैं किस किस आप जहाँ पे RRB से अप्लाई कर सकते हो, जैसे अहमदाबाद है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, उसके बाद मुजफ्फरापुर है, चेन्नई है, अजमेर है। उसके बाद जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर भी जहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं आपको जहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पे जम्मू एंड श्रीनगर जो है वो RRB वेबसाइट में जोन है। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि अगर जम्मू श्रीनगर जो जोन है वहाँ पे अगर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नहीं मिलेगी तो आप रांची जो आपकी जो RRB है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर रांची में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है तो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इसके लिए हर पोस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है एंड कौन से RRB में कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो रहने वाली हैं। तो जहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो आपकी पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, पे लेवल मैंने आपको बता दिया है। और इसकी हम बात करेंगे जहाँ पे सीधा आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो सिंपल मैं आपको बताऊँ, अगर आपने BSc नर्सिंग की है जहाँ आपने GNM की है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन की। तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए जहाँ पे इन्होंने बताया है आपने BSc की होनी चाहिए एंड साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हीमोडायलिसिस में। और अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपने BSc की होनी चाहिए एंड प्लस साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हीमोडायलिसिस में आपने वर्क किया होना चाहिए हॉस्पिटल में और आपके पास एक्सपीरियंस प्रूफ भी होना चाहिए। तो ये सिंपल आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की। तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए सबसे पहले तो आपने BSc की होनी चाहिए,
केमिस्ट्री आपका उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी फार्मासिस्ट ग्रेड की वैकेंसीज हैं, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सिंपल आप 10+2 पास होने चाहिए एंड उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए, उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। तो नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है जहाँ पे वो है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास जहाँ पे आप 10+2 होने चाहिए पास एंड उसमें आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में, या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में आपके पास 2 ईयर का कोर्स डिप्लोमा है। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो ये आपकी रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की जहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपकी ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप 10+2 होने चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसमें आपका साइंस जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री कुछ भी हो वो आपकी ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो ये ईसीजी टेक्नीशियन की जहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट जहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, तो इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो आप 12th पास होने चाहिए एंड उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स इन मेडिकल लैब असिस्टेंट में। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो भी मैंने आपको डिप्लोमे एंड डिग्री बताई ये आपकी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट से बना के जहाँ पे ले आओ। उसके बाद जहाँ पे हम बात करेंगे आरआरबी वाइज जोन वाइज जहाँ पे वैकेंसीज बताई हैं कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो जो अहमदाबाद जहाँ पे जोन है इसमें आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी 4 रहने वाली हैं एंड 7 आपकी फार्मासिस्ट की जहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल अहमदाबाद जोन में आपको 11 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। जी आप अलग जहाँ पे अलग अलग जोन जहाँ पे इन्होंने बताए हैं, आप जहाँ पे जोन वाइज जहाँ पे अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जहाँ आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो वहाँ आप देख सकते हो कितनी कितनी जहाँ पे वैकेंसी रहने वाली हैं। जैसे मैं आपको जम्मू एंड श्रीनगर जोन की अगर बताऊँ तो जम्मू श्रीनगर जोन में आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी एंड फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं जम्मू और श्रीनगर डिवीजन में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड फार्मासिस्ट की मिला के वो जहाँ पे रहने वाली हैं 15। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे लैब असिस्टेंट की पोस्ट है तो जम्मू श्रीनगर में आपको लैब असिस्टेंट की पोस्ट नहीं देखने को मिल रही है जम्मू श्रीनगर जोन में। तो आपको जहाँ भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलती है आप उस आरआरबी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे जम्मू श्रीनगर में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे लैब असिस्टेंट की पोस्ट नहीं है, तो ये जो कलकत्ता जोन है जहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट देखने को मिल रही है तो आप इसके लिए भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हो, किसी एक पोस्ट के लिए किसी एक जोन से, किसी भी आप जोन से अप्लाई कर सकते हो। पटना, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, मुंबई, जो भी आपको अच्छा जोन जहाँ पे लगता है, जो आपको पास में लगता है। जैसे जहाँ पे चंडीगढ़ जोन भी है, चंडीगढ़ जोन में जहाँ पे आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो आप किसी भी जोन में जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये आप देख सकते हो, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करें आपके सिलेबस की, तो जहाँ पे जो आपका 70 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 70 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपने जो डिप्लोमा किया होगा, जो आपने डिग्री की होगी उसी के रिलेटेड आएगा, और बाकी जो 30 मार्क्स हैं उसमें आपकी रीजनिंग एंड अनदर जो भी आपके सेक्शन होंगे वो आपके आएंगे। जैसे जहाँ पे इन्होंने बताया है जो आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपका ये सिलेबस रहने वाला है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपका ये रहने वाला है, जहाँ पे हर पोस्ट के लिए उन्होंने अलग से सिलेबस बताया है। जैसे फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आपका ये सारा जो है 70 मार्क्स का आएगा आपको ये सारा सिलेबस। उसके बाद रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का जहाँ पे इन्होंने बताया है 70 मार्क्स का, अलग अलग जहाँ पे पोस्ट के लिए अलग अलग आपका सिलेबस रहने वाला है। जैसे जहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है तो इसके लिए ये जहाँ पे इन्होंने बताए हैं जो सेक्शन वाइज आपके टॉपिक हैं तो ये आपको 70 मार्क्स के आएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए जहाँ पे इन्होंने बताया है जो आपको 70 मार्क्स का एग्ज़ाम जहाँ पे आने वाला है। उसके बाद सभी जो आपकी पोस्ट हैं उनमें
सेम 30 मार्क्स का जो आएगा वो आपको सेम जो सिलेबस देखने को मिलेगा वो आपको आएगा जनरल अर्थमेटिक्स, जो आपको मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आएगा आपको, उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, उसके बाद आपको जनरल साइंस भी यहाँ पे आएगी। तो ये सभी पोस्ट के लिए आपका सेम ही सिलेबस रहने वाला है, लेकिन आपका जो 70 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आप सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जहाँ पे देख सकते हो। तो आप जहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ये सिलेबस चाहिए होगा। तो ये नोटिफिकेशन थी आपकी जो आरआरबी की तरफ से निकाली गई है, पैरामेडिकल की आपकी ये पोस्टें रहने वाली है, 400 प्लस आपकी ये पोस्टें रहने वाली है। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी डाउट है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड या अगर आपका अनदर कोई भी डाउट है एज के रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।